हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एजुकेशन का डिसिप्लिन का यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 7। यूनिट 1 और यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 में हमारे चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 थे। फिर स्टार्ट होता था हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में था हमारा चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। तो गाइज आज हमारा स्टार्ट होता है यूनिट 3। यूनिट 3 में हमारा चैप्टर नंबर 7। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बुक का नाम है डिसिप्लिन का एजुकेशन का एक बहुल समाज में शिक्षा। ये क्या है, हमारी ये बुक का नाम है डिसिप्लिन वाली, DSE वाली। तो अब आता है हमारा इसका यूनिट 3। यूनिट 3 का क्या नाम है, शैक्षिक संदर्भ में जेंडर। ये क्या है, हमारे यूनिट 3 का नाम है। फिर उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में क्या है, हमारा सामाजिक श्रेणी के रूप में जेंडर और स्कूल एवं समाज में समाजीकरण। तो अब इसमें पढ़ते हैं हम क्या है गाइस, देखिए। परंतु हर संस्कृति के लड़के और लड़कियां ही अहमियत निर्धारित करने और उन्हें अलग भूमिकाएं, जवाबदारी और विशेषताएं प्रदान करने के अपने तरीके होते हैं। जन्म के समय ही लड़के और लड़कियों को अलग अलग रूप में ढालने की जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया शुरू होती है, उसे हम जेंडरीकरण कहा जाता है। यानी कि जन्म के बाद ही लड़के को अलग और लड़की को अलग ही स्टार्टिंग हो जाती है कि लड़के, ये लड़का ये लड़की, ये अपने समाज में अलग अलग है। अब आता है हमारा लिंग और जेंडर का अर्थ क्या है। अंग्रेजी में लिंग यानी कि सेक्स तथा जेंडर, इन दोनों शब्दों में मानव आधार पर अंतर किया जाता है। लिंग सेक्स एक जैविक स्वरूप को प्रकट करते हैं, जो पुरुष XY या महिलाएं XX को, किंतु जेंडर के अर्थ में सामाजिकता सम्मिलित है। मानव सामाजिक प्राणी है तथा शब्द प्राय समाज में निवास करता है। अब आता है हमारा लिंग एवं जेंडर में अंतर। नंबर 1 है हमारा, लिंग स्थिर होता है तथा प्रकृति पर आधारित होता है, जबकि जेंडर अस्थिर होता है तथा संस्कृति पर आधारित होता है। ये क्या होता है, जेंडर जो होता है हमारा संस्कृति पर आधारित होता है। जेंडर क्या होता है, लड़का लड़की में भेदभाव जैसे होता है, जेंडर है कि लड़का ये लड़की है। और लिंग क्या होता है, वो हमारा प्रकृति पर आधारित होता है। शब्दों में भी यही कहा जाता है कि लिंग एक जैविक तथ्य है, जबकि जेंडर सीखा हुआ व्यवहार है जो समय पर बदला जा रहा है तथा विभिन्न संस्कृतियों में भी इसके स्वरूप में अंतर हो सकता है। अब सेकंड ऑप्शन आता है हमारा, जेंडर शब्द संबंधमूलक, क्योंकि ये केवल स्त्री या पुरुष का द्योतक नहीं है, अपितु उनमें पाए जाने वाले संबंधों में भी स्पष्ट करता है। जेंडर क्या है, जो पाए जाने वाले संबंध उसमें भी स्पष्ट होता है, जबकि लिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये केवल मात्र स्त्री या पुरुष का द्योतक है। किसी विशिष्ट समय में जेंडर से अभिप्राय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं अवसरों से है, जो पुरुष या स्त्री के साथ जुड़े होते हैं। अनेक समाजों में परंपरागत जेंडर आधारित लक्ष्यों में भी भेद किया जाता है। उदाहरण विनम्र होना स्त्रीयोचित गुण है, जबकि प्रबल होना पुरुषोचित गुण है। विनम्र क्या है, स्त्री वाला है, और प्रबल क्या है, पुरुष वाला है। इसी प्रकार भावुक होना, ग्रहणशील होना, सकुच होना, निष्कर्ष होना अथवा कोमल हृदय होना, ये क्या है, स्त्री के गुण आते हैं ये। जबकि तार्किक होना, आग्रह होना, विश्लेषक होना, बहादुर होना, सक्रिय होना तथा कठोर हृदय होना, ये सब क्या है, पुरुष के गुण हैं, जिनको जेंडर से जोड़ा जाता है। इन सब चीज़ों को कहाँ से जोड़ा जाता है, जेंडर से। अब आता है हमारा जेंडर समाजीकरण। जेंडर समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे आमतौर पर लड़कों और लड़कियों में जुड़ी सामाजिक अपेक्षाओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों के बारे में सीखते हैं। ये विषय इस समाजीकरण प्रक्रिया और बच्चों में लिंग विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को देखता है। अब आता है हमारा जेंडर समाजीकरण की एजेंसियाँ क्या हैं। लिंग समाजीकरण के 4 मुख्य एजेंटों में माध्यम से होता है: परिवार, स्कूल, सहकर्मी समूह और जनसंचार माध्यम। ये क्या है, हमारे 4 समूह हैं एजेंसी के। प्रत्येक एजेंट जेंडर विशिष्ट व्यवहार के लिए मानक अपेक्षाओं को बनाने और बनाए रखने द्वारा जेंडर भूमिकाओं को सुदृढ़ करता है। एक्सपोजर माध्यमिक एजेंटों और धर्म और कार्यस्थल के माध्यम से भी होता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय परिवार और जेंडर समाजीकरण। परिवार का योगदान समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहीं से बालक सर्वप्रथम समाजीकरण आरंभ करता है। इसी कारण से परिवार बालक का सर्वप्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार को क्या बोलते हैं, बालक का सर्वप्रथम पाठशाला, यानी कि जो स्टार्टिंग में वो अपने घर से सीखता है, वो क्या है, उसकी सर्वप्रथम पाठशाला है। वो पहले स्कूल भी नहीं जाता, जो बातें वो अपने घर में सीख लेता है। परिवार ही वो जगह है जहाँ से बालक आदर्श नागरिकता का पाठ सीखता है।
कि नागरिक कैसे होते हैं, ये लड़का है लड़की है, नागरिकता क्या होती है, सब कहाँ से सीखता है, वो अपने परिवार से सीखता है। अब आता है हमारा जेंडर संबंध और पृष्ठसत्ता। पृष्ठसत्ता राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों में अंतर्निहित संबंधों, विश्वासों और मूल्यों की एक प्रणाली है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक असमानता की संरचना करती है। स्त्री या महिलाओं से संबंधित गुणों को कम करना आंका जाता है, जबकि गुणों को मर्दाना या पुरुष से संबंधित माना जाता है। अब आता है हमारा जेंडर समाजीकरण और स्कूल। शिक्षा व्यवस्था समाज की शक्तिशाली लिंग, वर्ग, नस्ल व समूह के पक्षधर होती है। क्या होती है? शक्तिशाली लिंग की होती है, वर्ग होती है, नस्ल होती है व समूह के पक्षधर होती है सब। यही कारण है कि एक जेंडीकृत समाज में शिक्षा लैंगिक असमानता से मुक्त नहीं होती। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानकों को पुष्ट करना सीखता है। अतः समाजीकरण एक अधिनियम प्रक्रिया है, ना कि आनुवंशिक विरासत है। अब आता है हमारा जेंडर भूमिकाएं क्या क्या होती हैं। लैंगिक यानी जेंडर भूमिकाएं समाज में स्वीकार वह व्यवहार है जो पुरुषों और स्त्री के लिंग पर आधारित होते हैं। देखिए गए, जेंडर और लैंगिक दोनों सेम ही वर्ड है। आप अगर एग्जाम में लैंगिक करके कोई वर्ड आएगा कि लैंगिक की परिभाषा बताओ या फिर लैंगिक की भूमिकाएं बताओ, तो आप कंफ्यूज मत होना, जेंडर लैंगिक को ही बोलते हैं। ये भूमिकाएं नरित्व और मर्दानगी की धारणियों को विरोधी स्थापित करते हैं, परंतु कई अपवाद भी मौजूद हैं। विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग भूमिकाएं हो सकती हैं। कुछ लक्ष्य ऐसे भी होते हैं जो विभिन्न संस्कृतियों में समान होते हैं। आजकल ये वाद विवाद चल रहा है कि ये भूमिकाएं सामाजिक और जैविक रूप से चुने गए हैं। कई समूह ने इन स्थापित भूमिकाओं में बदलाव लाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि वे बहुत ही शोषक और दमनकारी हैं, जिनमें नारीवादी आंदोलन प्रमुख है। अब क्या आता है हमारा जेंडर संबंधी रूढ़ियाँ ये आता है। लैंगिक रूढ़िता का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। लैंगिक रूढ़िता से अभिप्राय है कि स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की के व्यवहार एवं भूमिका से संबंधित समाज का वह सामान्यकरण जो प्राय गलत चित्रण के कारण होता है। यानी कि सब कुछ जो मतलब गलत चित्रण के कारण आ जाती है ना, मतलब सामान्यकरण आ जाते हैं वो सब। अब आता है हमारा जेंडर का सामाजिक निर्माण। यह एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लिंग, सेक्स एक जैविक संरचना, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टर है, जबकि जेंडर एक सामाजिक संरचना, सोशल कंस्ट्रक्टर है, जिसे लोगों ने बनाया है और बच्चों की शुरुआती साल ही उनके आगे के विचार को बनाते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनमें बचपन से ही समानता का महत्व समझाया जाए। अब आता है हमारा जेंडर पहचान। जेंडर पहचान किसी मनुष्य को पदर, अनुभूति, सामाजिक जेंडर को महत्व देता है। विशिष्ट रूप से नर को लड़का या मनुष्य के रूप में देखा जाता है, जबकि लड़की पुरुष को ऐसे सामाजिक शब्द है जो अपने साथ जुड़ी संस्कृति अपेक्षाओं से संबंध है। इसी तरह मादा को लड़की या महिला के रूप में देखा जाता है। ये क्या है? जेंडर की पहचान है ये, मादा, नर, लड़का या लड़की। जेंडर पहचान का गठन कैसे हुआ है वो देखिए। सेक्स की पहचान जन्म में जैविकीय रूप से मिलती है, परंतु औरतों तथा मर्दों के जेंडर पहचान सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मिलती है, अर्थात ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूप से तय किया जाता है। अब आता है हमारा जेंडर पहचान के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। सेक्स की पहचान जन्म से जैविकीय रूप से मिलती है, परंतु औरतों तथा मर्दों की जेंडर पहचान सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मिलती है, अर्थात ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूप से तय किया जाता है। जो भी ऊपर बताया था वो ये गाइस ये। इस धारणा को इस्तेमाल करने वाली कुछ नारीवादी विद्वानों में से एक एन ओकली की है। जेंडर का संबंध संस्कृति से है। काय से है? संस्कृति से है। जिसकी जैसी संस्कृति होगी उसका वहाँ पे वैसे जेंडर होगा। अभी जैसे चलता है लड़का लड़की में भेदभाव हो जाते हैं, तो जेंडर में भेदभाव है ये कि लड़के को माना जाता है बड़ा, लड़की को माना जाता है छोटा। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ये जेंडर जो हमारी समस्या है ये ख़त्म होती जा रही है। अब सिर्फ लड़का लड़की नहीं मानते हैं, सबको समान रूप से माना जाता है। पहले के ज़माने में ये बहुत होता था कि जिसके घर में अगर लड़की हो जाती थी तो वो पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं होती थी उसको, सिर्फ उसको घर के कामों में करने की इजाज़त होती थी। और उससे भी पहले ज़माने में तो ये होता था
कि अगर किसी के गर्भ में पता चल जाता था कि लड़की है, प्रेगनेंसी में पता चल जाता है कि लड़की है, तो उसको उसके गर्भाशय में ही मार देते थे, उसकी भ्रूण हत्या हो जाती थी। क्योंकि पहले के ज़माने में लड़कियों को बहुत ही बुरा माना जाता था, अपशगुनी। जिसके घर में लड़की हो जाती थी वो उसको ऐसा लगता था कि अपशगुन हो गया मेरे घर में कि लड़की हो गई। अब के ज़माने में तो ऐसा नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, लड़कियों को भी लड़कों के समान चलने की आज़ादी मिल रही है। तो अब आता है हमारा जेंडर स्कीमा सिद्धांत। जेंडर स्कीमा सिद्धांत एक संज्ञानात्मक आधारित सिद्धांत है जिसे 1981 में सेंटा बेम द्वारा पेश किया गया था। लिंग विकास कैसे होता है ये बताने के लिए एक सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण का उपयोग लिंग योजना सिद्धांत कहा जाता है। अब आता है हमारा जेंडर समानता और समता। समता का अर्थ है कि प्रत्येक लिंग का समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये समानता की सेवा में एक उपकरण है जिसमें महिलाओं पुरुषों को समान अवसरों, अधिकारों, चुनने के अवसरों, भौतिक स्थितियों की उनकी विशेषताओं का सम्मान करते हुए पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। तो गाइस इसी के साथ हमारा यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 7 आज कंप्लीट होता है। गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।